गेट क्लोज हो चुका था और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। घंटे हो गए, 2 घंटे बाद आके मुझे कहती है कि आपका बैग जो है वी आर स्टिल सर्चिंग, लेकिन आपने जाना है तो आप चली जाओ और आप ये फॉर्म है इसको। उन्होंने ना तो मुझे कोई रिफंड किया मेरी अमाउंट, एज यूजुअल रूड हो गई, एटीट्यूड दिखाया इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, मैं काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में स्टार्ट कर रही हूँ और इस टाइम मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन स्टेशन पे अपनी ट्रेन का। कहाँ जा रही हूँ मैं सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको जल्दी से बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी हो गई है फ्लाइट मिस, और ये जो फ्लाइट मिस हुई है ना, ये टोटली एयरलाइन की मिस्टेक की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैं टाइमली अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए पहुंच गई थी। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी चेक्स थे ना, बोर्डिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके चेक करते हैं, उनकी वजह से हो गई है मेरी फ्लाइट मिस। अब मेरे साथ जो हुआ है ना, आई डोंट वांट कि वो आप में से किसी के साथ भी हो, सो आपको मैं सारी सिचुएशन अपनी बताऊंगी। राइट नाउ जब मेरी फ्लाइट मिस हुई, मैं अपना एयरलाइन का जो डेस्क है मैं उनके पास गई, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि आपकी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हुई है। उन्होंने फिर भी मुझे किसी भी तरीके से अकोमोडेट नहीं किया, मुझे ना मेरी अमाउंट रिफ़ंड की टिकट की और ना ही मुझे न्यू फ़्लाइट में कोई डिस्काउंट दिया। और फिर मुझे जो है ऑल द वे जाके न्यू फ़्लाइट मुझे ऑल द वे जाके अपने ट्रेन टिकट्स फ़्लाइट टिकट्स दोबारा से ख़रीदने पड़े हैं। और वो जो टिकट्स हुए हैं ना, वो हुए हैं लंदन गेटविक एयरपोर्ट से। सो ऑब्वियसली मुझे गेटविक एयरपोर्ट जाने के लिए ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा है, 2 घंटे मुझे यहाँ से लगेंगे। सो राइट नाउ आई एम एट स्टेशन, जो कि मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। एंड फ़्लाइट क्यों मेरी मिस हुई, उन्होंने मेरे साथ क्या सीन किया, मतलब जो मैंने अभी लिटरली जो अभी मैं सीन देख के आई हूँ ना, इससे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ना मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। तो अब मैं ना आपको सारी सिचुएशन बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। सो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस्तांबुल टर्की जा रहे थे हम लोग, और मैं फ़्लाई करी थी विज़ एयर के थ्रू। विज़ एयर जो है यहाँ यूके से काफ़ी इकोनॉमिकल सी एयरलाइन है, लाइक आपको बहुत ही अफोर्डेबल से प्राइसेस में ना टिकट मिल जाता है। मतलब कितने का टिकट है मैं आपको बताती हूँ। रिटर्न टिकट अगर आप थोड़ा टाइम पहले कर लेना, 1-2 माह पहले कर ले, तो आपको 60 पाउंड 70 पाउंड में मैक्सिमम रिटर्न टिकट मिल जाता है। और मेरा तो 1 वे था। क्यों? क्योंकि मैंने आगे टर्की से ट्रैवल करना था पाकिस्तान, और मेरे हस्बैंड का जो था वो रिटर्न था, क्योंकि उन्होंने यूके वापस आ जाना था। अच्छा, अब सिचुएशन क्या हुई कि हम अपने टाइम पे पहुँच के बोर्डिंग पास लेने के लिए, अब क्योंकि मेरा 1 वे था, मेरे साथ बच्ची थी, सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरा प्रायोरिटी चेक इन वाला जो ऑप्शन था ना, वो सिलेक्ट करके उसके 40 पाउंड्स पे कर दिए, ताकि मेरी जो चेक इन है वो प्रायोरिटी हो और मुझे किसी भी किस्म की ना परेशानी या प्रॉब्लम की ज़रूरत हो। और उसमें ना हमें एक्स्ट्रा लगेज भी मिल गया था। सो जब मैं अपने मैं जो है अपनी प्रायोरिटी वाली लाइन में गई, क्यू में लगी, और जब मेरी बारी आई, सो मैंने अपना पासपोर्ट निकाला चेक इन के लिए। सो जैसे ही उस बंदी ने मेरा पासपोर्ट देखा, लिटरली उसका एक्सप्रेशन था, ओह यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। और मुझे वहीं से समझ आ गया दैट समथिंग इज़ रॉन्ग है, और वो मेरे साथ कोई ना कोई पंगा डालेगी। और वही हुआ। जैसे ही उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने मुझे एक्सप्रेशन दिया, साथ ही मुझे बोलती है कि वेट लेट मी कॉल माई कलीग और मैनेजर और व्हाट्सएप। उसने कॉल की और कॉल करके बोला कि एक पैसेंजर आई हैं और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। सो उसके बाद उसने मुझे बोला कि यू हैव टू वेट हियर, माई मैनेजर इज़ कमिंग। मैं वहाँ पर तकरीबन कोई 15-20 मिनट खड़ी रही, फिर उसका मैनेजर आया। तो उसके मैनेजर ने जो है मुझे बोला कि भाई आप पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है, अपना यूके का रेजिडेंस परमिट दिखाएं। मैं अपना यूके रेजिडेंस परमिट लेके गई हुई थी, मैंने उसको वो दिखा दिया। अब ऐसा होता है ना कि अगर आप यूके में हैं, आपके पास रेजिडेंस परमिट है, सो आप उस रेजिडेंस परमिट की बेस पे ना टर्की का जो आपके पास यूके का रेजिडेंस परमिट होता है, आप उस रेजिडेंस परमिट की बेस पे टर्की का ई वीज़ा ले सकते हैं, जो कि आपको विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाता है। ठीक है, सो मैंने भी ऐसे अपना ई वीज़ा जो है वो लिया हुआ था। उसने मेरा रेजिडेंस परमिट देखा। अब जब मैं यूके से टर्की ट्रैवल कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको इस चीज़ पे इतना ज़्यादा बॉदर होना चाहिए था कि मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। यार पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आई नो, लेकिन मेरे पास रेजिडेंस परमिट भी तो है, और मुझे ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस पे नहीं मिला, मुझे रेजिडेंस परमिट की अपने बेस पे मिला है। ठीक है, सो उसने मेरे से रेजिडेंस परमिट मांगा, मैंने उसको अपना रेजिडेंस परमिट दिखाया, चेक करवाया, और उसके बाद उसने मुझे कहा अगेन वेट करो फ्यू मिनट। तो वहाँ पे अगेन मैंने वेट किया कुछ देर, और उसके बाद जो है वो मुझे कहती है अपना ई वीज़ा दिखाओ। मैंने अपना ई वीज़ा दिखाया, उसने मेरे ई वीज़ा का, पासपोर्ट का, और साथ में जो है वो
मेरा जो रेजिडेंस परमिट है यूके का, उसने मेरी इन तमाम चीज़ों की मेरी और मिनहल की पिक्चर्स बनाई और पिक्चर्स बना के जो है वो चली गई अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर अंदर अपने जो उसका कैबिन ऑफिस व्हाट्सएवर था वहाँ रही, और उसके बाद बाहर आके शी टोल्ड मी के यू हैव टू वेट, हम आपका जो ई वीज़ा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस स्टेज तक ना काफ़ी टाइम मुझे हो चुका था वेट करते हुए, और मिनहल मुझे बहुत तंग कर रही थी। और मीनवाइल मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टैंडर्ड बोर्डिंग पे थे, स्टैंडर्ड चेक इन पे थे, और उनको जो है अपना बोर्डिंग पास मिल भी गया था, ठीक है। सो अब ये हुआ कि मेरे हस्बैंड आगे मुझे हेल्प आउट करने के लिए, क्योंकि मिनहल बहुत तंग करी थी और मेरे पास काफ़ी सारा लगेज भी था। सो मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, और मैंने उसको बोला कि भाई ई वीज़ा तुम लोग अगर वेरीफाई कर रहे हो, तो जब मैंने अपनी डिटेल्स फ्लाइट के लिए फिल की थी तो उसमें मैंने अपना ई वीज़ा, अपना रेफरेंस नंबर, वीज़ा रेफरेंस नंबर सब कुछ ऐड किया था, तब वेरीफाई करना चाहिए था। अब ये कैसी बात है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। खैर उसने मुझे बोल दिया कि ये अब प्रोसेस का पार्ट है, यू हैव टू वेट, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसको बताया भी कि भाई मेरा जो गेट है वो अगले, मुझे यहाँ खड़े हुए 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे में मेरा जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा, सो मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है, सो काइंडली इसको सारे प्रोसेस को फास्ट करो। खैर उसने लिटरली मेरी बातों को अनसुना कर लिया, उसको जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है और इस सारे चीज़ की वजह से मैं इफ़ेक्ट हो रही हूँ, बच्ची रो रही है, इतनी परेशानी मची हुई है, इतनी भगदड़ मची हुई है, मतलब बहुत मैं उस टाइम पे ना पैनिक हो रही थी उस सारी सिचुएशन में। सो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो उसको वेरिफिकेशन हो गई और वो मेरा बोर्डिंग पास लेके आ गई। अच्छा उसके बाद उसने मुझे बोला कि थोड़ी देर और वेट करो, इस बोर्डिंग पास के ऊपर कोई सिग्नेचर होंगे, मैं आपको दिखाती भी हूँ, बोर्डिंग पास ही मेरे पास पड़ा हुआ है। सो इस बोर्डिंग पास पे कोई सिग्नेचर होंगे। सो मैं जो है वो अब अगेन मतलब उस टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ यार, मैं रोऊँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ, कोई बात ही नहीं मेरी मान रहे। अब कौन सा साइन होने, मेरा गेट क्लोज होने वाला है यार, मैंने आगे भी अभी चेकिंग करवानी है। सो वहाँ पे जो है वो उन साइन का वेट किया, फिर कहीं जाके वो साइन हुए, ये देखें ये इस तरह से ना मेरे बोर्डिंग पास साइन। अच्छा जैसे ही मेरे बोर्डिंग पास वगैरह साइन हो गए, मुझे फाइनली मेरे बोर्डिंग पास मिल गया और मेरा लगेज चला गया ना, तो साथ ही एकदम मेरे हस्बैंड को वो बोलती है तुम इसके साथ हो तो इसका मतलब तुम्हारा भी तो पासपोर्ट पाकिस्तानी होगा ना। मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ पाकिस्तानी है। उसने मेरे हस्बैंड का बोर्डिंग पास चेक किया और वो अपने कलीग को कहती है देखो ये बोर्डिंग पास किसी ने उसको पीछे से भेज दिया साइन किए बगैर, और मेरे हस्बैंड को कहती है कौन से डेस्क से आए हो तुम, उन्होंने तुम्हारी वेरिफिकेशन की या नहीं की। मतलब उन्होंने सेम प्रोसेस में मेरे हस्बैंड को भी फंसा दिया जिस बेचारे को पहले से ही बोर्डिंग पास मिल चुका था। खैर फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड के अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, बीआरबी वगैरह चेक हुआ, वीज़ा चेक हुआ। हाँ वो थोड़े जल्दी हो गए, मतलब मेरे जितना टाइम नहीं लगा क्योंकि वो उसका मैनेजर जो था वो फ्रंट पे आ चुका था, तो वो थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन उसमें भी हमारे 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। फिर मेरे हस्बैंड का बोर्डिंग पास साइन हुआ और उसके बाद फाइनली उन्होंने हमें तीनों बोर्डिंग पासेस दिए और हम जो है वो भागे अपने फ्लाइट की तरफ। खैर हम लोग अपने फ्लाइट की तरफ भागे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपकी जो वो हैंड कैरियर वो सब की चेकिंग होती है ना, उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम लग गया। मतलब काफ़ी सारी लाइन थी वहाँ पे, बहुत टाइम लगा वहाँ पे। हमारा चेकिंग हुई हमारी, हम वहाँ से क्लियर हुए, अगेन हम अपने गेट की तरफ भागे। अनफॉर्चुनेटली हमारा गेट क्लोज हो चुका था और हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। सो फ्लाइट मिस होने के बाद जब हम बाहर की तरफ आए, मैं विज़ एयर के डेस्क पे गई, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि देखिए मैं टाइम पे आ गई थी, आपने 3 घंटे पहले बुलाया था, मैं 3 घंटे पहले आ गई थी, बोर्डिंग के लिए सब किया, लेकिन आप लोगों की सर्विसेज की वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हुई है, तो नाउ यू नीड टू अकोमोडेट मी, आप लोग मुझे कोई नई फ़्लाइट दें या रिफ़ंड करें, कुछ भी करें। और वो स्ट्रेट अवे इनकार हो गए। गाइज लिटरली मैं वहाँ पर कोई आधा घंटा उनसे बहुत सॉफ्टली बात करती रही, बट उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और एंड में थोड़ा मुझे भी रूड होना पड़ा और वो भी मेरे से रूड हुए। और मेरे हस्बैंड ने यही कंक्लूजन निकाला कि छोड़ दो, अब इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने ना तो मुझे कोई रिफ़ंड किया मेरी अमाउंट, ठीक है, ना ही जो है उन्होंने मुझे कोई नेक्स्ट फ्लाइट में कोई डिस्काउंट दिया, कुछ भी नहीं। इवन दो जो मैंने लगेज ऐड करवाया हुआ था ना एक्स्ट्रा पैसे देके, उन्होंने उस लगेज के भी मतलब मुझे या तो ना कि मुझे उन्होंने लगेज ऑफर कर दिया कि चलिए नेक्स्ट फ्लाइट के लिए आप लगेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं, वो भी उन्होंने मेरे साथ नहीं किया। और उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी अगर आप दोबारा से टिकट करवाना चाहें, और वो भी मुझे कल रात 11 बजे के मिल रहे थे। सो फिर उस टाइम पे बहुत ही हैवी हार्ट के साथ हमने उसको छोड़ा वहीं पे, और बस ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारे टिकट्स थे तकरीबन आई थिंक थे 150+ पाउंड्स में थे, वो हमारे वेस्ट हो चुके हैं और अब हमें न्यू टिकट्स ख़रीदने हैं। न्यू टिकट्स जब हम ख़रीदने बैठे तो वो हमें मिले हैं
अभी 3 लोगों के, मतलब मेरे हस्बैंड का रिटर्न तो ऑब्वियसली वो उसी से रिटर्न होंगे, लेकिन वन वे 3 लोगों के टिकट्स हमें मिले हैं 325 पाउंड्स के लास्ट मोमेंट। तो चले, ये तो फ्लाइट मिस हुई, अकोमोडेट नहीं किया, टिकट खरीदने पड़े, ये तो और बात है ना। अब आगे उन्होंने मेरे साथ क्या किया। खैर, जब मैं अपना बाहर आई अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे मेरा एक बैग मिसिंग है, ठीक है। और उस बैग में मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो उस बैग में ना मेरे सारे अपने फैमिली वगैरह के लिए गिफ्ट्स वगैरह, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी वो। सो मेरा बैग उन्होंने घुमा दिया। और हम लोग ना 2:22 पे 2:22 पे ना हम अपना बैग कलेक्ट करने पहुंचे, और उन्होंने बोला कि आपका बैग आ जाएगा, आप वहाँ पे वेट करें। हम वहाँ पे वेट करके बैठ के 4:30 बज गए। मैं उठ के गई, मैंने लिटरली उनसे थोड़ा रूड होके बोला कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, मतलब मेरा बैग है कहाँ पे, आपने मुझे मेरी फ्लाइट मिस करवा दी, अब आप मेरा बैग भी आई डोंट नो कहाँ आपने कर दिया है, मेरा कितना नुकसान आप लोग और करेंगे। सो कोई उनको असर नहीं हुआ। वहाँ पे भी वो जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी बैगेज काउंटर पे, वो भी मेरे से एज यूजुअल रूड हो गई, एटीट्यूड दिखाया इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉरी कि उनकी एयरलाइन ने क्या रवैया, क्या सलूक किया है कस्टमर के साथ, वो और ज़्यादा सामने से होकर रूड हो रही थी। और वहाँ पे ना उन्होंने बोला कि, मैंने उसको बोला कि यार अगर तुम्हारा नहीं बैगेज मिल रहा तो मुझे बताओ, मैं कोई फॉर्म फिल करना है या ऑनलाइन कुछ करना है मैं करूँ, मैं एटलीस्ट घर तो जाऊँ, मुझे अगली फ्लाइट लेनी है, मेरी छोटी सी बेटी है, मुझे अगली फ्लाइट के लिए भी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तो उसने मुझे बोला तुम वेट करो, मतलब उस बंदी ने मुझे 3 बजे बोला कि यू नीड टू वेट हियर, और मैं वहाँ पे बैठी 5 बज गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद आके मुझे कहती है कि आपका बैग जो है वी आर स्टिल सर्चिंग, लेकिन आपने जाना है तो आप चली जाओ, और आप ये फॉर्म है इसको फिल करके दे जाओ, अगर इस्तांबुल पहुंच गया हुआ तो आपको इस्तांबुल मिल जाएगा, और अगर इस्तांबुल ना पहुंचा हुआ तो आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा, और अगर डिलीवर भी ना हुआ तो 21 डेज के बाद आप जो कंपनसेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। मतलब ट्रेन कह रही हूँ, फ्लाइट मिस हुई सो हुई, लगेज भी घुमा दिया, लगेज भी वापस नहीं किया, और रूड अलग हुए, और रूड होके अलग तरीके से शाउट किया, बात अलग की, वो सब अलग। मतलब इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस रहा है मेरा विज़ एयर के साथ। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम यूके, या आप इस्तांबुल साइड पे जा रहे हैं, तो आप लोग विज़ एयर से बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस इंतहाई पैथेटिक है। मतलब थोड़े से पैसे, ऑब्वियसली हम जब ट्रैवल करते हैं तो बजट टाइट होता है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका बजट अच्छा होता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो बजट फ्रेंडली रह के ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें ऐसी एयरलाइंस बहुत अच्छा ऑप्शन होती हैं आपके लिए। लेकिन यही एयरलाइन आपके लिए पैथेटिक भी होती है और आपके डबल ट्रिपल पैसे लगवा देती है, जैसे कि हमारे साथ इन लोगों ने ऑलरेडी किया है। सो विज़ एयर के साथ बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 बुरा है इस एयरलाइन का। और अगर आप लंदन से इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ट्राई करें कि काफ़ी टाइम पहले एयरपोर्ट चले जाएं, 4-5 घंटे पहले एयरपोर्ट चले जाएं, ताकि आप भी मेरी तरह लेट ना हो जितना उन लोगों ने मुझे लेट किया है और मेरी फ़्लाइट मिस करवाई है। सो ये पैथेटिक एक्सपीरियंस था मेरा आज का, और बहुत ही बुरा दिन था, बहुत ही बुरा दिन था। सो मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी और के साथ ना हो। सो हाँ, वन मोर थिंग कि अगर आप लोग ट्रैवल करें तो जो ऑनलाइन ऐप्स होती है ना, उस पर 24 आवर्स पहले चेक इन का ऑप्शन आ जाता है, तो आप लोग 24 आवर्स पहले चेक इन कर लें। मैंने ये ऑप्शन अवेल नहीं किया, अगर मैं कर लेती तो शायद इतना ज़्यादा आज मेरे साथ मैसअप ना सिचुएशन होती। खैर, मेरी किस्मत में लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मुझे फ़्लाइट लकीली मिल गई है सुबह 6 बजे की, और अब रात के हो रहे हैं 12, और मुझे गेटविक एयरपोर्ट से मिली है। सो गेटविक एयरपोर्ट पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। सो मैंने अपनी ले ली है ट्रेन, और अब हम जा रहे हैं गेटविक एयरपोर्ट। तो मैंने सोचा था कि मेरे चैनल पे ना टर्की का जो भी सारा व्लॉग की सीरीज होगी मैं बड़ा हैप्पी स्टार्ट करूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वीडियो के साथ उसको स्टार्ट करना पड़ा है। लेकिन जो भी था वो हो गया, एंड थोड़ी देर पहले तक आई वॉज रियली सैड, मैं परेशान थी, रोना भी आ रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना मुझे थोड़ी तसल्ली आ गई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ी तसल्ली दिया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुम सोचो कि अल्लाह ताला ने हमें किसी शायद बड़े नुकसान से बचा लिया, ये छोटा सा नुकसान करवा के और ये खबारी दे के। और इंशाल्लाह बेशक ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, तो ये छोटी छोटी मुसीबतें जो होती हैं ना, उन बड़ी मुसीबतों का सदका बन जाती हैं। तो अभी बस इंशाल्लाह मैं टाइमली पहुंच जाऊंगी, क्योंकि घर से बहुत टाइम पहले निकले हैं। मैंने हल उधर अपने बाबा के साथ वेट करी है, और अब नेक्स्ट आपसे ना मेरी मुलाकात होगी टर्की जाके। अब आगे मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी, सो टर्की जाके आपसे मुलाकात होगी, और आपसे इंशाल्लाह वहाँ से व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और जो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इनको ज़रूर फॉलो करना है, ताकि ये पैथेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ तो बिल्कुल भी ना हो।
सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।